हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल। शॉर्ट सीन फिल्म डायस्टोपियन फ्रांस में सेट है, जहां आर्थिक स्थिति एक दुस्वप्न बन गई है क्योंकि केवल 20% नागरिक कार्यरत हैं और संसाधनों तक उनकी पहुंच है। इस वजह से शेष आबादी दंगे शुरू कर देती है, लेकिन मदद कभी नहीं पहुंचती। इसके बजाय सरकार उन्हें अनिश्चित काल के लिए देश से निकाल देती है। इस घटना को 30 साल हो चुके हैं। बेरोजगार लोग अब उस क्षेत्र में रहते हैं जिसे जोन कहा जाता है, जबकि रोजगार शहर के समृद्ध हिस्से में रहते हैं। मनुष्यों के 2 से एक बड़ी दीवार से विभाजित है, जो अभेद्य सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। जोन के लोग बीमारियों, भूख से पीड़ित हैं और उनके पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है, जबकि दीवार के दूसरी तरफ के लोगों के पास दुनिया के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। पहले दृश्य में हमारा परिचय रूबेन गार्सिया नाम के एक व्यक्ति से होता है, जो अपने परिवार के साथ कस्बे में रहता है। रूबेन और उनकी पत्नी थायस शहर की एकमात्र जल कंपनी एक्वाविल के विभिन्न विभागों में तकनीशियन के रूप में काम करते हैं। इस बीच उनके चतुर और स्वार्थी पिता सिलास गार्सिया उसी कंपनी में शीर्ष स्तर के कार्यकारी हैं। एक्वाविल जोन को पानी की आपूर्ति भी करता है, लेकिन महीने में केवल 1 या 2 बार। ये निश्चित रूप से मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जोनस अक्सर अपनी प्यास बुझाने के लिए दवाओं पर निर्भर रहते हैं। एक दिन जॉन के सभी निवासी उस दीवार के पास इकट्ठे होते हैं, जहां फ्रांस के प्रधानमंत्री नादिया पासरोन एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए आने वाली हैं। जैसा कि शहर के सभी लोग अपने टीवी से चिपके हुए हैं, पीएम का काफिला जॉन में प्रवेश करता है। इसके बाद पता चलता है कि 13 महीने पहले जोन के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दीवार के विरोध में पीएम नादिया के पति मोरेटी, जो श्रम मंत्री भी है, का अपहरण कर लिया। और महीनों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अंततः मंत्री को मुक्त करने के लिए एक समझौता किया। अपने भाषण में पीएम नादिया का दावा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग शांति से एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद वे यह घोषणा करती है कि उस लक्ष्य की ओर पहले कदम के रूप में कार्यकर्ता मोरेटी को रिहा कर देंगे और बदले में 10,000 बेरोजगार जोनर्स को एकजुटता नौकरी कार्यक्रम के तहत शहर में नौकरी प्रदान की जाएगी। ये घोषणा दीवार के अंदर और बाहर सभी को चौंका देती है। जबकि जोनर्स उत्साहित हैं, शहर के निवासी चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने 30 से अधिक वर्षों से बेरोजगार लोगों के साथ बातचीत नहीं की है। इसके अलावा घृणित प्रचार के कारण शहर के अधिकांश लोग उनके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। जल्द ही मंत्री मोरेटी को रिहा कर दिया जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है। तब ये पता चलता है कि पीएम नादिया जोनर्स को उतना ही नापसंद करती हैं जितना कि औसत शहर निवासी, और वे केवल इस सौदे के लिए सहमत हुई क्योंकि उसके पति के अपहरण के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय हलचल हुई थी। विश्व बैंक ने भी उनकी सरकार को प्रतिबंधों की धमकी देना शुरू कर दिया अगर वह जोनर्स की मांगों को अनदेखा करना जारी रखती है। इस बीच दीवार पर प्रोग्राम के लिए बेतरतीब ढंग से चुने गए जोनर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उनमें से एक अकेली माँ है, इजिया, और उसकी सहेली लार्खम। साक्षात्कार बहुत तीव्र है और जो लोग ड्रग्स तस्करी और जुए में शामिल हैं, उन्हें तेजी से खारिज कर दिया जाता है। वहीं इजिया की इकलौती संतान नू स्कूल में है, जहां उसका क्लास टीचर है। रॉबिन्सन वर्तमान फ्रांसीसी व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। वह बताते हैं कि समाज में गरिमा के साथ रहने के लिए किसी को काम नहीं करना चाहिए। नू विरोध करता है और कहता है कि काम मुक्तिदायक है। वह अपने पिता का उदाहरण देता है, जिसने 13 साल पहले एक लॉटरी जीती थी और पुरस्कार राशि का उपयोग दक्षिण यूरोप जाने के लिए किया था, जहां वह खुशी से रह रहा है। फिल्म फिर एक वाविले में कट जाती है, जहां रूबेन को पता चलता है कि उनके विभाग प्रमुख ने खुद को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि रूबेन उदास होने की बजाय खुश है, क्योंकि वह अपने बॉस का पद संभालने के लिए इंतजार कर रहा हाँ। बिना समय बर्बाद किए वह फिर अपने अच्छी तरह से जुड़े हुए पिता को संदेश देता है। सिलास प्रधानमंत्री के निवास पर मोरेटी का चिकित्सा उपचार होता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि उसे बुद्धि के लिए प्रताड़ित किया गया था। बाद में प्रधानमंत्री नादिया के सुरक्षा प्रमुख कर्नल जी ने मोरेटी का साक्षात्कार लिया और मोरेटी ने उसे आश्वासन दिया कि उसने कट्टरपंथियों को राज्य के किसी भी रहस्य का खुलासा नहीं किया है। नतीजतन नादिया तुरंत घोषणा करती है कि मोरेटी काम करने के लिए फिट है और फिर से उसे श्रम मंत्री बनाती है। एक वाविले में हम सीखते हैं कि रूबेन की पत्नी थायस का अपनी एक सहकर्मी के साथ
अफेयर चल रहा है। हंस दोनों वास्तव में एक्वाविल से महत्वपूर्ण व्यावसायिक डेटा चोरी करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे वे पैसे के बदले बेचने और विदेश जाने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उनके प्रयास अब तक विफल रहे हैं, क्योंकि थायस अपने ससुर के पास कहीं भी नहीं जा पाई है। सिलास का कार्यालय मामले को बदतर बनाने के लिए अधिकारियों ने संदेह करना शुरू कर दिया है कि हंस कुछ अवैध रूप से शामिल है और उसकी जांच की जा रही है। बाद में रूबेन थायस को अपने दिवंगत बॉस के पद के लिए आवेदन करने के अपने इरादे के बारे में बताता है। वह पदोन्नति चाहता है ताकि वे अपनी ऑटिस्टिक बेटी को भेज सके। मैले फीनिक्स एकेडमी के लिए विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक लोकप्रिय स्कूल। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मेले सामान्य स्कूलों में पढ़ती रहती है तो उसे भविष्य में कोई नौकरी नहीं मिलेगी और इस तरह जोन में समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभिमानी थायस को भरोसा है कि रूबेन के स्वार्थी पिता पदोन्नति को सुरक्षित करने में उसकी मदद नहीं करेंगे। वह भी कहती है कि उन्हें बहुत पहले मेले से छुटकारा मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से छोटी लड़की बातचीत को सुन लेती है और उदास हो जाती है, इसलिए रूबेन उसे सांत्वना देने के लिए वहां जाता है। अगले दिन रूबेन घबराकर अपने पिता के पास गया। सिलास और अनुरोध प्रबंधन की स्थिति को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। हैरानी की बात है, बाद वाले सहमत हैं और वह अगले दिन रूबेन को एक विशेष मंत्री स्तरीय दल में आमंत्रित भी करता है। इस बीच एक्वाविल में हंस पीएम नादिया के सुरक्षा प्रमुख जीन मार्श से मिलता है। ये पता चला है कि वे दोनों गुप्त क्षेत्र के हमदर्द हैं और वे एक्वाविल पर गंदगी खोजने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, जो पीएम नादिया की सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक है। थायस अगले दिन सिलास के कार्यालय से जानकारी चुराने और जॉन में भाग जाने के लिए तैयार है। अन्यत्र इजिया और उसकी सहेली लार्खम अपने साक्षात्कारों को पास करते हैं और उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वे अंततः नियोजित हो रहे हैं। अगले दिन सैकड़ों जोनर्स को उनके काम के पहले दिन के लिए शहर में ले जाया जाता है। इजिया को रूबेन के घर पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और बाद वाला ये जानकर दंग रह गया कि वह बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखती है। इस बीच पीएम नादिया और उनकी टीम ने लार्खम को चुना और उससे टीवी पर सॉलिडारिटी प्रोग्राम की तारीफ करने को कहा। अगले दृश्य में थायस को एक्वाविल सुरक्षा द्वारा पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया और ले जाया गया। उसका एकमात्र अपराध ये है कि वह एक संदिग्ध जोन सहयोगी हंस के साथ बार बार मौज मस्ती कर रही है। रूबेन, जो पार्टी के लिए देर हो रही है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचा तो वह इजिया को अपनी पत्नी के रूप में पार्टी में साथ जाने के लिए राजी कर लेता है। बाद में दोनों कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और आसपास के सभी गणमान्य व्यक्तियों से काफी घबरा जाते हैं। हालांकि अपने पिता की कुछ मदद से रूबेन और उसकी कथित पत्नी एक्वाविल के सीईओ को प्रभावित करने में सफल रहे। इस बीच जाने के लिए मुक्त होने के बाद थायस सीधे जिन के पास जाती है और उसे बताती है कि वे यह काम पूरा नहीं कर सकती। परेशान होकर जीन थायस को बाहर ले जाता है और तस्करी करके जोन में ले जाता है, जहां बोरिस नाम का एक कार्यकर्ता उसे उठा लेता है। उसी दिन हंस उजागर हो जाता है, इसलिए उसे भी जोन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। थायस के संपर्क से बाहर रहने के बाद रूबेन ने फिर से इजिया से अगले दिन अपनी पत्नी की भूमिका निभाने के लिए कहा। इजिया पकड़े जाने से डरती है, लेकिन रूबेन उसे एक बड़ी रकम देने की पेशकश करता है, इसलिए वह इच्छा से सहमत हो जाती है। इसके साथ वह इजिया थायस को काम सिखाता है और अंततः उसे काम पर भेज देता है। बाद में समाचार में बताया गया कि पहले ही दिन 22 सॉलिडारिटी कार्यकर्ताओं पर शहर के निवासियों द्वारा हमला किया गया था। इससे पीएम नादिया चिंतित हैं क्योंकि उन्हें दुनिया को दिखाना होगा कि सुलह हो रही है। इसलिए वह लार्खम को मंत्री मोरेटी के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करती हैं ताकि वे एकजुटता कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद कर सकें। लार्खम अपनी नई भूमिका के बारे में उत्साहित है क्योंकि वे वास्तव में चाहता है कि दो प्रकार के लोग साथ साथ रहें, लेकिन मोरेटी अपनी कैद के दौरान हुई यातना के कारण बेरोजगारों से नफरत करता है। वह लार्खम का गला घोंट देता है और उससे दूरी बनाए रखने की चेतावनी देता है। दूसरी ओर जब इजिया अपनी नई नौकरी के अनुकूल होने की कोशिश करती है, रूबेन आधिकारिक रूप से जल गुणवत्ता निदेशक बनने की दौड़ में अपना नाम दर्ज कराने जाता है। इस बीच नू को एक 13 साल पुरानी पत्रिका मिलती है जिसमें उस महिला की कवर स्टोरी होती है जिसने उस साल लॉटरी जीती।
थी। नूह चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि जिया ने उसके पिता की लॉटरी जीतने के बारे में उससे झूठ बोला था। आहत वह इधर उधर भटकता है और एक स्थानीय चोर से मिलता है। वली दोनों जल्द ही बंधन में बंध जाते हैं और वाली उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करती है जहां उनके पास नशीले पदार्थ होते हैं। कहीं और अंत में थायस को पता चलता है कि हंस ने उसे धोखा दिया और वह वास्तव में एक जॉन सहयोगी है। वह ठगा हुआ महसूस करती है और उसे शिकायत करने की धमकी देती है। हंस की जासूसी गतिविधियों की जांच करते हुए पुलिस उन 3 महिला कर्मचारियों को पकड़ती है जिनके साथ वह संपर्क में आई थी। महिलाओं में से एक जिया उर्फ थायस गार्सिया है। पुलिस महिलाओं को सुरक्षा प्रमुख जीन मार्स के सामने पेश करती है। जीन थायस गार्सिया होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने वास्तविक को व्यक्तिगत रूप से जॉन में भेजा था। बाद में वह थायस के घर जाती है और जानती है कि यह वास्तव में थायस गार्सिया के रूप में एजिया है। जिन कार्यकर्ता को पहले से ही जानकारी देता है। बोरिस और एक्वाविले से डेटा चोरी करने के लिए एजिया का इस्तेमाल करने की उम्मीद में उससे संपर्क स्थापित करने के लिए कहता है। जब एजिया जोन में वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि नूह गायब है और हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देती है। हालांकि बोरिस उससे संपर्क करता है। लो और देखो, वह प्रकट करता है कि वो वास्तव में नूह का विरक्त पिता है। एथन सिस्टम विरोधी आंदोलनों में शामिल होने के कारण एथन ने अपने परिवार को त्याग दिया और अपना नाम बदलकर बोरिस रख लिया। ये पता चला है कि जिया को अपनी भावनाओं की रक्षा के लिए अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ा। एथन उससे मदद मांगता है लेकिन जिया उसे देखकर खुश नहीं होती और सहयोग करने से मना कर देती है। कहीं और नूह नशीले पदार्थों का लगभग ओवरडोज कर लेता है, इसलिए डरा हुआ वली उसे स्थानीय शिक्षक के पास छोड़ देता है। रॉबिन्सन का घर बाद वाला तुरंत जिया से संपर्क करता है और दोनों किसी तरह की शोर को पुनर्जीवित करते हैं। नूह के बिस्तर पर जाने के बाद एजिया रॉबिन्सन को विश्वास दिलाती है कि वह अपनी नौकरी छोड़ रही है और अपने बेटे के साथ दक्षिण की ओर जा रही है जो उसने बचाया है। हालांकि जब वह घर लौटती है तो वह ये जानकर टूट जाती है कि एथन और उसके आदमी उसके कमरे में घुस गए और उसकी बचत चुरा ली। इसलिए कोई विकल्प नहीं होने पर जिया कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है और वे उसे सिलास के कंप्यूटर में डालने के लिए एक चिप देते हैं। अगली सुबह ये पता चलता है कि मोरेटी अक्सर PTSD से पीड़ित है, लेकिन वह अपने संघर्षों को PM नादिया से छुपाता है। वह धीरे धीरे बेरोजगारों के लिए घृणा से भस्म हो जाता है और मामले को बदतर बनाने के लिए नादिया अनजाने में उस पर विश्वास करती है कि एक एकजुट कार्यकर्ता ने दूसरे दिन अपने नियोक्ता को मार डाला और उसने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने से रोक दिया। इस बीच हंस को पता चलता है कि थायस ने पिछले 2 दिनों में पानी नहीं पिया है क्योंकि एथन ने उसे पीने का साफ पानी देने से इनकार कर दिया है। परेशान और क्रोधित होकर वह एथन का सामना करता है लेकिन बाद वाला हिलने से मना कर देता है। उसे इस अवस्था में देखने में असमर्थ हंस अनिच्छा से उसे मारता है और उसे उसके दुख से बाहर निकालता है। उसी दिन रूबेन एक मिशन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होता है और इसके भाग के रूप में उसे अपने पूर्व सहयोगी को निकालने का काम दिया जाता है। इस बीच एजिया थायस के काम में बेहतर होने लगती है और लंच ब्रेक के दौरान वह सिलास के कार्यालय में जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक वाविले के CEO बार्थालोम से होती है। पर पीड़ का आदमी चालाकी से उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है और फिर रूबेन को बढ़ावा देने के बदले में उसका फायदा उठाता है। बाद में एकजुटता कार्यकर्ताओं का एक समूह अपने घरों से भाग जाता है और फुटबॉल खेलने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है। ये शहर के निवासियों को सचेत करता है क्योंकि वे अत्यधिक काम में डूबे हुए हैं जो मनोरंजन की अवधारणा को नहीं समझते हैं। एक और विवाद के डर से प्रधानमंत्री नादिया ने लार्हम और मंत्री मोरेटी को कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए भेजा। बाद वाला अपने PTSD के कारण भाग जाता है, लेकिन सौभाग्य से लार्हम श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं के पास वापस भेजने का प्रबंधन करता है। दूसरी ओर नूह फिर से वली के साथ घूमता है और दोनों एक गुप्त सुरंग के माध्यम से शहर में घुस जाते हैं। दुर्भाग्य से वे जल्द ही पुलिस द्वारा देखे जाते हैं और नूह कस्बे के भीतर भटक जाता है, जबकि वाली क्षेत्र में वापस चला जाता है। अपने जीवन के लिए डरते हुए नूह रूबेन के घर
जाता है क्योंकि उसकी मां ने एक बार वहाँ के लिए दिशा निर्देश प्रकट किए थे। काम के बाद रूबेन और इजिया भी घर वापस आ जाते हैं और इजिया बताती है कि कैसे सीईओ ने उसका फायदा उठाया। हैरानी की बात है, रूबेन चरणबद्ध नहीं है क्योंकि शहर में पत्नियां अपने पतियों के लिए अपनी गरिमा का त्याग करने के लिए आम हैं। ये इजिया को परेशान करता है और वह उस पर केवल अपने प्रचार की परवाह करने का आरोप लगाती है। जब वे घर पहुँचते हैं अगले दिन मोरेटी अचानक टीवी पर प्रकट होता है, जहां वह बेरोजगार लोगों के खिलाफ घृणित शेखी बघाड़ता है और चेतावनी देता है कि एक आक्रमण आसन्न है जो नादिया को बहुत निराश करता है। इसके बावजूद वह अपने पति को छोड़ने से इनकार करती है और उसे 24 से 7 निगरानी में रखती है। इसके बाद वह अपने पिता श्री पासरोन से सलाह लेती है, जो एक पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री होने का खुलासा करते हैं। दीवार वास्तव में उनके कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी। नादिया ने उल्लेख किया है कि उन्हें लगता है कि दीवार एक गलती थी, लेकिन उनके पिता का कहना है कि ये एकमात्र समाधान था। बाद में वह लार्हम को एक वीडियो सबूत लाने के लिए कहती है कि कैसे कार्यक्रम ने उसके जीवन को बदल दिया है। नादिया की विश्व बैंक के अध्यक्ष के आगमन से पहले वीडियो जारी करने की योजना है। एक्वाविल में प्रबंधक की स्थिति के लिए रूबेन के प्रतियोगी इजिया की सच्चाई का पता चलता है और रूबेन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। बाद वाला उससे अपना मुंह बंद रखने का अनुरोध करता है, लेकिन वह नहीं सुनती। इसलिए जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो रूबेन ने उसे मार डाला। वह फिर अपने पिता से संपर्क करता है और दोनों शरीर से छुटकारा पाते हैं। उस शाम रूबेन इजिया को सब कुछ बता देता है और यह महसूस करने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है कि वह कितना राक्षस बन गया है। इजिया को उस पर तरस आता है और वह उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और अंत में वे प्रेम करने लगते हैं। जॉन में कार्यकर्ताओं के नेता सोल अंत में आते हैं और खुद को दिखाते हैं। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में वह कोई और नहीं बल्कि नूह का शिक्षक होने का खुलासा करता है। रॉबिन्सन वह अपने विद्रोहियों के साथ शहर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, लेकिन ऐसा होने के लिए वे एक्वाविले से डेटा चोरी करने के लिए इजिया पर भरोसा कर रहे हैं। अगले दिन विश्व बैंक के अध्यक्ष में एक यात्रा के लिए आते हैं और पीएम नादिया ने उन्हें लार्हम से मिलवाया। बाद में वह राष्ट्रपति के साथ एक निजी बैठक रखती है और उनसे अनुरोध करती है कि वे धनराशि जारी करें क्योंकि उन्हें इसकी सख्त आवश्यकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने उसे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी सरकार का समर्थन करने के बारे में आशंकित है, क्योंकि उसने अभी तक मोरेटी को अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है, जिसने बेरोजगारों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया था। नतीजतन पीएम नादिया ने आखिरकार अपने पति को हटाने का फैसला किया। मोरेटी कैबिनेट से वह बेरोजगारों के प्रति उनकी सभी घृणित टिप्पणियों को भी अस्वीकार करती हैं। यह अंततः विश्व बैंक के अध्यक्ष को प्रसन्न करता है और वह नादिया की सरकार को धन जारी करता है। मोरेटी को गहरा दुख हुआ है और बाद में वह नादिया के सामने स्वीकार करता है कि विद्रोहियों ने उसे राज्य के रहस्य प्रकट करने के लिए मजबूर किया। ये पता चला है कि एक्वाविल लाभ और शक्ति के लिए सरकार के आशीर्वाद से जानबूझकर जॉन के पानी को प्रदूषित कर रहा है। नादिया घबरा जाती है, लेकिन वो जल्दी से एक समाधान निकालती है। एक्वाविले में वापस प्रबंधकीय पद के लिए चुने जाने से पहले रूबेन अपने अंतिम साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। सबसे पहले वह अपनी ताकत बताता है, लेकिन फिर वह विषय से पूरी तरह भटक जाता है और पीटरसन की हत्या के लिए अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को तैयार करता है। वह अपने दावे के समर्थन में सिलास द्वारा गढ़े गए फर्जी साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतियोगी की अयोग्यता होती है। इस बीच नूह और बली कार्यकर्ताओं के गुप्त ठिकाने पर आते हैं और एथन से मिलने की मांग करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, उस नाम के बारे में पहले किसी ने नहीं सुना है और वे किशोरों को चले जाने के लिए कहते हैं। नूह और बेली बाध्य करते हैं, लेकिन बाहर जाते समय वे गार्ड से दूर हो जाते हैं और इमारत के अंदर घुसने का प्रबंधन करते हैं। फिर वे कार्यकर्ताओं की बातचीत को सुनते हैं और नूह को पता चलता है कि उसका शिक्षक रॉबिन्सन समूह का नेता है। अगले दृश्य में इजिया एक्वाविले में काम के लिए लौटती है और अंत में सिलास के कार्यालय में प्रवेश करती है। वह सफलतापूर्वक अपनी चिप में डेटा निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वे इसके साथ निकल पाती, सिलास आती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह चिप के साथ भागने में सफल हो जाती है। बिना समय बर्बाद किए
सिलास ने अपने बेटे को इज़िया के विश्वासघात के बारे में सचेत किया और रूबेन ने उसे इमारत से निकलने से पहले पकड़ लिया। वह उसे थप्पड़ मारता है और इस प्रक्रिया में वह चिप गिरा देती है। इसके बाद ये साफ हो जाती है कि कार्यकर्ताओं ने उसे सहयोग करने के लिए मजबूर किया था। बाद में सिलास अपने बेटे को इज़िया को मारने की सलाह देता है, लेकिन रूबेन मना कर देता है और इसके बजाय उसे जाने देने का फैसला करता है। उसने उसके और उसकी बेटी के लिए जो कुछ किया है उसके लिए वह उसे दीवार तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि इज़िया क्षेत्र को पार कर पाता उसे सिलास के आदमियों ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ की जाती है और सिलास को अंततः पता चलता है कि वह उसके कंप्यूटर से डेटा चुरा कर किसी को सौंपने वाली थी। सिलास इस रहस्य उद्घाटन से क्रोधित है, लेकिन फिर भी वह इसे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक सही अवसर के रूप में भी लेता है। वह इज़िया को चारा के रूप में उसके मिलन स्थल पर भेजता है और जब नादिया के सुरक्षा प्रमुख जीन दिखाई देते हैं तो उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इस बीच लार्खम को शहर में स्थायी रूप से बसने का मौका दिया जाता है। वह उत्साह से अपनी पत्नी को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। ये एक बहस की ओर ले जाता है और लार्खम ने खुद ही शहर जाने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद वह अपने नए घर में पहुँचता है, जहाँ उसे मोरेटी से मिलने का आदेश दिया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से वह पूर्व मंत्री को पूल में तैरता हुआ पाता है, मृत। जिस तरह लार्खम स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री की बेटी जो प्रकट होता है और उसे मार डालता है। बाद में नादिया को पेम्फलेट के बारे में पता चलता है और वह अपनी योजना के अंतिम चरण को पूरा करने का फैसला करती है। वह मीडिया के सामने आती है और अपने पति की हत्या की घोषणा करती है। मुनरो मोरेटी वह लार्खम को हत्या के लिए दोषी ठहराती है और बताती है कि भागने की कोशिश के दौरान उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद नादिया जो नर्स के खिलाफ शेखी बघारती है, ये दावा करते हुए कि नौकरीपेशा लोगों के प्रति उनकी नफरत खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है। यह कहते हुए वह एकजुटताकारी कार्यक्रम के निलंबन की घोषणा करती है। वह कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छापे मारने की भी घोषणा करती है। इस सब के बीच सिलास ने एक वाविले के सीईओ को जानकारी दी। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बार्थोलोम उसके आदेश पर इज़िया के साथ बंद होने से पहले जीन को जला दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। सिलास और बार्थोलोम फिर नादिया से मिलते हैं और बताते हैं कि उनके सुरक्षा प्रमुख जीन मार्स वास्तव में विद्रोहियों के लिए काम कर रहे हैं। बाद में एक बड़े घोटाले को रोकने के लिए सिलास का आभारी बार्थोलोम अपने बेटे रूबेन को पदोन्नति देता है और फीनिक्स एकेडमी में छोटे मेले को प्रवेश भी देता है। इस बीच सोल और विद्रोहियों को पता चलता है कि इज़िया और जीन पकड़े गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हंस दोनों को बचाने पर जोर देता है, लेकिन सोल मना कर देता है, ये कहते हुए कि वह उन्हें बचाने की कोशिश करके कार्यकर्ता नेटवर्क को नष्ट नहीं कर सकता। नूह और वली ने बातचीत को सुन लिया और वे ये जानकर चकित हो गए कि विद्रोही उतने ही बुरे हैं जितने वे लोग जिनका वे विरोध कर रहे हैं। नूह तब अपनी मां को बचाने की कसम खाता है। अगले दृश्य में सिलास रूबेन को अपने पदोन्नति के बारे में सूचित करता है और रूबेन उत्साहित होकर अपनी नई स्थिति को स्वीकार करने के लिए एक वाविल जाता है। हालांकि वहां उसे वह चिप मिलती है जिसे इज़िया ने पहले गिराया था। वह चिप बजाता है और एक वाविले के लाभ और नियंत्रण के लिए पीने के पानी को जहरीला बनाने के जबरदस्त सबूत को देखकर दंग रह जाता है। भयभीत रूबेन गुमनाम रूप से जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने और अच्छे के लिए शहर को खराब करने का फैसला करता है। फिर वह अपनी बेटी को उठाता है और इज़िया को खोजने के लिए दीवार के पास जाता है। धमाके का रहस्य उद्घाटन जंगल की आग की तरह फैल जाता है और सोल और कार्यकर्ता आनंदित होते हैं। दूसरी ओर सिलास ने अपनी IT टीम को सूचना लीक करने वाले व्यक्ति का पता लगाने का आदेश दिया। PM नादिया भी घबरा जाती है और तुरंत मीडिया के सामने आ जाती हैं। वह पूरे लीग को एक कलंकित करने वाला अभियान कहती हैं और चेतावनी देती हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहीं और रूबेन और मेले गुप्त मार्ग से क्षेत्र पार करते हैं जहां उनका सामना नूह और वेली से होता है, जो शहर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच एक त्वरित बातचीत होती है और जब रूबेन को पता चलता है इज़िया को गिरफ्तार
कर लिया गया है तो वह नूह से कहता है कि वह हिज्या को बचाने के लिए मेले की देखभाल करे। कुछ समय बाद विद्रोहियों ने अंततः कई मोर्चों से आक्रमण शुरू कर दिया और नादिया के रक्षा उपाय आसानी से पराजित हो गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर के कई निवासियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है और कई ने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है। मिशन पूरा करने के लिए हंस और अन्य लोग भी शहर में प्रवेश करते हैं। हालांकि इब्न से अलग हो जाता है और वे हिज्या को खोजने जाता है। रूबेन एक वाविले में इजिया की तलाश में भी आता है और सिलास को पता चलता है कि लिक के पीछे उसका अपना बेटा है। जब दोनों मिलते हैं तो क्रोधित रूबेन अपने पिता को बंधक बना लेता है और उसे इजिया का ठिकाना बताने की धमकी देता है। दुर्भाग्य से उसी समय पुलिस को पता चलता है कि वे दादा लिक के पीछे है और उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद रूबेन को इजिया के साथ बंद कर दिया जाता है। फिर भी वह उसके साथ फिर से जुड़कर खुश है। इस बीच युद्ध तेज हो जाता है, दीवारें गिर जाती हैं और हजारों जोनर शहर में प्रवेश कर जाते हैं। नादिया, जो और बार्थोलोम को हार की बू आने लगती है और इससे उन्हें चिंता होने लगती है। पीएम के आवाज पर जो फूट फूट कर रोती है और हर बात के लिए अपनी मां को दोषी ठहराती है। वह विद्रोह करने से पहले विद्रोहियों से हाथ मिलाने और उसके खिलाफ गवाही देने की कसम खाती है। दूसरी और जेल प्रहरियों को सभी कैदियों को गोली मारने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही उनमें से एक रूबेन को गोली मारता है, इथन अचानक प्रकट होता है और गार्ड को बेअसर कर देता है। इसके बाद वह और उसके आदमी इजिया और एक घायल रूबेन को सुरक्षा के लिए ले जाते हैं। उसी समय सोल पीएम के आवास पर पहुंचता है और बंद दरवाजों के पीछे उसे अंजाम देता है। तभी जो वहां पहुंचता है और उसे देश का प्रबंधन करने में मदद करने की पेशकश करता है। 3 दिन बीत जाते हैं। रूबेन अस्पताल में ठीक हो जाता है और इजिया अपने नूह के साथ फिर से मिल जाती है। बाद वाला अंततः अपने पिता इथन से मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने सालों के बाद वे अब सिर्फ एक अजनबी है। इजिया तब रूबेन से कहती है कि वह तीसरे विकल्प को चुनना चाहती है और उसकी पत्नी बनना चाहती है। रूबेन की खुशी के लिए बहुत कुछ नूह भी निर्णय स्वीकार करता है और वह बाली को अपने परिवार के साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन बाली ने विनम्रता से मना कर दिया और उससे अलग हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोल ने अंततः भेदभावपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अंत और एक नए समान और बेहतर जीवन की शुरुआत की घोषणा की। बाद में उन्होंने पूर्व पीएम श्री पासरोन से बात की और आश्चर्यजनक रूप से ये पता चला कि सोल वास्तव में उनका बेटा और नादिया का भाई है। उन्होंने अपनी राजनीतिक उदासीनता के कारण सोल को बाहर निकाल दिया था। अंतिम दृश्य में मिस्टर पासरोन अपने बेटे को डांट रहे हैं। नादिया अचानक प्रकट होती है और यह पता चलता है कि वे भी सोल के T7 सेना में शामिल हो गई है। बूढ़े आदमी को के बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी?